वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से आप सबके बीच मौजूद हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको 30 नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जो डिटेल वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको 30+ क्वेश्चन आपको चला जाएगा। तो आप ऐसा नहीं मानेंगे कि आपके इस क्लास में केवल 30 ही प्रश्न होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 30 से प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 40 या 45 क्वेश्चन आप केवल इस वीडियो में रह करके कर सकते हैं। और ये डेली की क्लास हमारी जीके जीएस की चलती है। आज जो हमारा क्लास है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कंप्यूटर का एमसीक्यू है, और इसमें 30+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये सारी सूचनाएं आपके लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अपने दोस्तों के बीच एक बार शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल आपसे पूछा गया, प्रथम गणना यंत्र का नाम क्या है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। आपसे पूछा गया प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है। अगर गणना डिवाइस का बात कहें तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? विच इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज व्हाट? जल्दी से बताएंगे कि प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अबेकस, या इसी को अबाकस कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और अबाकस की बात करें तो ये एक स्लेट आकार का था। ठीक है, ये एक स्लेट आकार का था अबाकस। और इसी स्लेट में क्या लगा हुआ था आप देख सकते हैं कि बच्चे के लिखने के लिए यहाँ पे ये इधर सब क्या है, लिखने के लिए जगह था, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके बीच में लगा हुआ था ये हम कह सकते हैं गिनती करने के लिए एक छोटे छोटे आकार के, इसमें क्या लगे हुए थे, छोटे छोटे कह सकते हैं दाने लगे हुए थे, और इससे गिनती शुरुआत में की गई थी। ठीक है, तो यही यंत्र जो था, इधर लिखने के लिए जगह थे और यहाँ पे था ये छोटे छोटे दाने प्रकार के लगे हुए थे, और इसी से पहले सबसे पहला जो गणना यंत्र था यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो यही था, अबाकस था, और ये एक स्लेट आकार का हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जल्दी से बताएंगे, पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है किस काम के लिए बना था? इसका आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूं कि 5 सेकंड का ही वक्त मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा खेल। ठीक है, खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था। आपको ध्यान में रखना है, खेल के लिए। यानी कि एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो पैकमैन है आपके छोटे वाले फ़ोन में आप देखे होंगे, पैकमैन एक गेम भी आता है, और अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको, या यूँ कहें कि प्ले स्टोर पे, तो आपको पैकमैन नाम से गेम मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था वो किसके लिए? खेल के लिए जाना जाता था, या खेल के लिए बनाया गया था। ध्यान में रखेंगे इसको। और चलते हैं इस प्रकार से अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? जल्दी से बताएंगे, किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम है प्रत्येक क्वेश्चन पे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्लेज पास्कल। ध्यान में रखेंगे, मैकेनिकल जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था वो ब्लेज पास्कल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, मैकेनिकल कैलकुलेटर का सबसे पहले निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। और चार्ल्स बेबेज तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? जल्दी से बताएंगे, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले जिस कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वह कौन सा कंप्यूटर था? जल्दी से आपको बताना है उस कंप्यूटर का नाम। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए।
ओके तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा जल्द से करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत। ठीक है, विद्युत यानी ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ ये जो हमारा राइट आंसर होगा वहां पे विद्युत होगा यानी कि इलेक्ट्रिकल होगा, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट जो है जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया था फर्स्ट पीढ़ी से पहले, वह जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, विद्युतीकृत कंप्यूटर था, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एनालॉग कंप्यूटर है किस प्रकार का कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है कि एनालॉग किस प्रकार का कंप्यूटर कहलाता है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा निम्न स्तर पर संप्रेषित, निम्न स्तर पर संप्रेषित कंप्यूटर ही एनालॉग कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। जल्दी से बताएंगे कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का सबसे पहले जो निर्माण करने का काम किया चार्ल्स बेबेज ने किया था, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कब कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था सबसे पहले, इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये मैंने कल ही आपको रिवीजन करवाया था, ये डेट मैंने आपको कल बताई थी, इस वजह से मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। एक तो सबसे बड़ा, दूसरा क्या, तो सबसे तेज और सबसे महंगा, तीनों बातें, तीनों खूबियां उसमें होनी चाहिए। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है उसका नाम बताना है आपको। ओके तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, सुपर कंप्यूटर। और ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो रिसर्च वगैरह होता है, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं और जो स्पेस वगैरह में जो जितने भी मिसाइल या यूँ कहें उपग्रह वगैरह भेजा जाता है तो वहाँ पे इस सुपर कंप्यूटर का लोग इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? जल्दी से बताएंगे। सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर का प्रकार बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है जो सामान्य रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज द राइट आंसर, डिजिटल कंप्यूटर यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। और अगला सवाल आपके सामने है CRAY क्या है? जल्दी से बताएंगे कि क्राई क्या है, CRAY इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये है क्या? जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्राई क्या है? क्राई एक सुपर कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। CRAY क्राई क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। और इस प्रकार से चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट नहीं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर की आपको इम्पोर्टेंसी बतानी है कि आखिर उसकी क्या सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा घरेलू उपयोग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, या यहाँ पे ही लिख सकता है कि घर घर उपयोग। ठीक है,
पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह लोग क्या करने लगे थे, फिर पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर थोड़ा पोर्टेबल हो चुका था, यानी कि अब लोग कंप्यूटर को, जो कि एक बड़े से कमरे में एक बड़ी सी मशीन हुआ करती थी कंप्यूटर, वो अब छोटे से जगह में भी एडजस्ट हो जाने लगी थी, जिस वजह से अब सभी लोग अपने अपने घर में कंप्यूटर सेटअप लेने लगे थे। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा ही कंप्यूटर था कि ये घरेलू में, मतलब सबके घर में आम तौर पे उपयोग में लाने लगे लोग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोग दाताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, वह कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या फाइल सर्वर? जल्दी से बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर करेंगे कि ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और जिसको लेकर के आप यात्रा भी कर सकते हैं, वह कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लैपटॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। लैपटॉप ही एकमात्र ऐसा कंप्यूटर है जिसको लेकर के आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जबकि कंप्यूटर के रूप में आपका लैपटॉप भी एक कंप्यूटर ही होता है और कंप्यूटर डेस्कटॉप भी होता है। ठीक है, एक लैपटॉप होता है और दूसरा डेस्कटॉप होता है और तीसरा पाम टॉप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और पाम टॉप तीनों रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। पाम टॉप कहने का मतलब वैसा कंप्यूटर जो आप हथेली में रख करके यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं इसे और टैबलेट वगैरह को। आप जो टैबलेट यूज करते हैं उस टैबलेट को आप अपने हथेली में रख करके भी यूज कर सकते हैं, और जिस वजह से इसको पाम टॉप कहा जाता है, और यह भी कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। उसके बाद लैपटॉप की बात करें तो पाम का मतलब हथेली ही होता है। ठीक है, जिस वजह से उसका पाम टॉप नाम रखा गया, क्योंकि वो पाम के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैप मतलब गोद होता है। ठीक है, और टॉप मतलब गोद के ऊपर। ठीक है, तो आप जो लैपटॉप की बात करते हैं तो यह गोद के ऊपर रखकर यूज कर सकते हैं या गोद में रख करके यूज कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया लैपटॉप। ठीक है, और दूसरा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कहने का मतलब आप सभी लोग अब समझ गए होंगे कि जो डेस्क पर रख करके यूज होता है, आप उसको कहीं भी ले जा करके, पोर्टेबल नहीं होता, कहीं भी ले जा करके यूज नहीं कर सकते। जबकि ये लैपटॉप में और पाम टॉप में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, जबकि डेस्कटॉप अगर होता तो आपको एक जगह स्थायी उसके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि वो हैवी होता है, कुछ वेट होता है उसमें। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि अगर आपको डेस्कटॉप कहीं लेकर के जाना है पूरा सेटअप, तो उसमें 22 kg यानी 20 से 22 kg तक का वजन, उसमें आपको पूरे सेटअप का वजन उतना आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का वजन मात्र 3 से 3.5 किलो के अंदर सिमट करके रह जाता है। ठीक है, और पाम टॉप तो और कम होता है। ठीक है, तो चलते हैं, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? जल्दी से बताएंगे, और ये क्वेश्चन आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से ही क्या हो गया, ये मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ही, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और अगर जानते हैं आप कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी चिप का इस्तेमाल किया गया था, या फिर सीपीयू में, हाँ सीपीयू में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था चिप के तौर पे? ठीक है, तो प्रोसेसर में। ठीक है, सीपीयू में प्रोसेसर के तौर पे किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? अगर आप जानते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, और इसका आंसर आप कहीं से भी देख करके भी कर सकते हैं।
और मैं ये बात इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आंसर एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं, आपने पढ़ा है तो या फिर आपको ध्यान में है तो आप आंसर कर लेंगे, और नहीं ध्यान में है तो कहीं से भी देख करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है एक बार कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो सीपीयू में जो चिप लगी थी, वह प्रोसेसर लगी थी, वह किस चीज़ का बना हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? जल्दी से बताएंगे, आपके पास अत्यल्प समय है, बहुत ही कम समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1979 में, 1979 में, यानी ऑप्शन नंबर डी 1979 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1979 एडी में, यानी कि ईस्वी में। ओके तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का इस्तेमाल, किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। ओके माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे, कंप्यूटर का जनक, तो ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। आपको मैंने कल भी बताया था और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में जो योगदान था किनका था, चार्ल्स बेबेज का था। ये आप सभी लोग जानते हैं और मैंने आपको कमेंट करके आंसर बताने को कहा है कि कब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल का आंसर देना है आपको कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था या क्या नाम है। जल्द से बताएंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। जल्द से बताएंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ओके तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ। ध्यान में रखेंगे, सिद्धार्थ कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और सिद्धार्थ किसे कहा जाता है इतिहास में, इतिहास के क्षेत्र में मैं आपसे अगर पूछूं कि सिद्धार्थ किन का बचपन का नाम था, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, और मैंने सिद्धार्थ के बारे में एक कंप्लीट वीडियो ही बना रखी है, अगर आप नहीं जानते तो एक बार पीछे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहां पे मैंने बहुत बार रिवीजन भी करवाया, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे कि सिद्धार्थ किन के बचपन का नाम था। ओके तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जल्द से बताएंगे, भारत में परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर माना जाता है, इसका आंसर आपको करना है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे परम जो कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है भारत में, सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और मैंने फ्रेंड्स आपको बता रखा है कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगले सवाल पे देखते हैं और अगला सवाल को देखते हैं और अगला सवाल यहाँ पे है, पूर्व में फोर्ट्रॉन है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। जल्दी से आपको बताना है कि पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा द्वितीय युग, यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे फोर्ट्रॉन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स ये कल का वीडियो और आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कंप्यूटर से आपके 1 से 2 सवाल जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप
केवल इस वीडियो से उतना कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फालतू क्वेश्चन को नहीं डाला गया है। ठीक है, तो अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जल्दी से बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का यानी किस जनरेशन का कंप्यूटर है। इसका आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थ जनरेशन यानी कि फोर्थ जनरेशन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये तो दूसरी बार हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन दूसरी बार हो चुका है, तो यानी दो बार टाइप हो चुका है। चलते हैं, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, टेली प्रोसेसिंग टाइम मशीनरी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और इस पे डबल स्टार लगा लेंगे। ठीक है, टेली प्रोसेसिंग टाई मशीनरी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जल्दी से करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड जनरेशन। ओके, थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग टाइम मशीनरी का प्रयोग किया गया था, यानी थर्ड जनरेशन इज द राइट आंसर। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? हमने देखा कि पहला गणना यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? तो वो था अबाकस। यहाँ पे पूछा गया कि आखिर अबाकस जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आंसर आपको करना है, जल्दी से कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम है कि आखिर अबाकस का किस देश में आविष्कार किया गया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीन हमारा राइट आंसर होगा, चीन देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? जल्दी से बताएंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आखिर दोष क्या था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो आकार में बड़ा था। ठीक है, आकार में छोटा नहीं, आकार में बड़ा था। ठीक है, बड़ा था, ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह आकार में बड़ा था, यही दोष था उसमें, क्योंकि एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। अभी आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर आप जिस चीज में अभी पढ़ रहे हैं वो भी कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। ठीक है, और आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो तो कंप्यूटर है ही, पूर्ण रूपेण कंप्यूटर है। लेकिन वही जो आप कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करें, पहले उतना ही काम करने के लिए एक बड़ी सी मशीनरी होती थी जो कि एक कमरे जितना जगह छींक लेता था या जगह घेर लेता था, क्षेत्रफल ले लेता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें यह सबसे बड़ी खामी थी कि वह एक बड़े कमरे जितना क्षेत्र उसको चाहिए था, एरिया चाहिए था, और जिस वजह से यह कंप्यूटर फिर आगे सेकेंड जनरेशन आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिर फिफ्थ आया। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आखिर किस चीज का उपयोग किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट ध्यान में रखेंगे। थर्ड जनरेशन, एक मिनट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, डैश सुपर शिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। जल्दी से बताएंगे कि किस चीज को सुपर शिप, मेरे ख्याल से सुपर शिप
सुपरशिप नहीं होना चाहिए था, सुपरचिप होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, सुपरशिप नहीं चिप है, ठीक है, ये चिप है, ठीक है। तो सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह मिनी कंप्यूटर बन जाता है। जल्द से बताएंगे। यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पे लगेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 80,386। 80,386 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, ये संख्या आपको ध्यान में रखना ही होगा, 80,386, ठीक है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है कितनी? जल्दी से बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है, इसका राइट आंसर करना है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1,00,000 संक्रियाएं, ठीक है। 1,00,000 संक्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड 1,00,000 की स्पीड से गणना करती है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जल्दी से बताएंगे, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? जल्दी से बताएंगे, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता होती है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई, कंप्यूटर आखिर करता क्या है ये आपको बताना था। तो ये क्या करता है, हमारे किसी भी काम को जो कि टफ होता है उसको आसान बनाने का काम करता है, और ज़्यादातर काम जो कैलकुलेटिंग होता है उसमें, यानी कि ये जल्दी से गणनाएं कर सकता है, जिस वजह से गति, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे कैलकुलेशन को फास्ट में कैलकुलेट करके हमें डेटा प्रदान करने का काम करता है। जिस प्रकार से आपको अगर 222 गुने 222 करना हो तो जितना समय आप लेंगे उससे बहुत कम समय में आपको आपका जो भी कंप्यूटर है, या यूँ कहें कि आपका मोबाइल ही है जो कि एक कंप्यूटर है छोटा सा, और उसमें आप 222 गुने 222 कर देंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, कैलकुलेट करने में। तो यही है कि ये क्या करता है, कंप्यूटर गति इसमें होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन है? जल्दी से बताएंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक आपको बताना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा निर्वात ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया, इस्तेमाल किया गया था उसके कंप्यूटर के सीपीयू में, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच एक बार ज़रूर शेयर करेंगे, और पसंद आई है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा लेंगे। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अंक आधारित कंप्यूटर कितनी घटनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो घटनाएं हैं गणनाएं होगा, ठीक है, गणनाएं, ठीक है। जो अंक आधारित कंप्यूटर है वह कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, इसका आंसर आपको करना है। जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करोड़ों गणनाएं। ठीक है, लाखों गणनाएं, या सॉरी करोड़ों गणनाएं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे, और अपने दोस्तों के बीच एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। और इस क्लास की जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें इसकी जो पीडीएफ है, अगर वो आपको चाहिए तो एके एकेडमी जीके जीएस क्लास आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और देखते हैं जो भी आगे आने वाला है क्वेश्चन, उस पर एक नज़र डालेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।